सकती हो। और ये भी हो सकता है कि इस बाइट के चलने के बाद 2 दिन बाद इसको और इसकी औरत को जी यही थाने वाले फिर उठा ले में जी, क्योंकि पूरी तैयारी है इनका पोजीशन वहाँ से हटाने के लिए जी। तो एक प्रॉपर्टी के लिए आप किसी व्यक्ति को इस तरह से हरेसमेंट करोगे, आदमी जो लेबर क्लास है आप उसको सिर्फ इसलिए हटा रहे हो कि एक जो है बाहुबली एक माफिया टाइप का लोग उस जगह पे आकर अपना कब्जा कर सके और कुछ लाखों रुपए चंद दलाल जो समाज के ही दलाल हैं जिसके अंदर एक वीरेंद्र भीमसेन करके है, वो एक हमारे ही कोई वकील साहब हैं चार्ली साहब आपने बताया सुनील चार्ली हैं, इसके साथ में 2-4 और लोग हैं। इन लोगों की ये पॉलिसी होगी कि ऐसे असहाय लोग जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है आप जो है उनको प्रताड़ित करो, उनके पोजीशन छीन लो और बाद में उस प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच दो। अभी हम मौजूद है ब्यावर एसडीएम कोर्ट के बाहर में, वकील साहब हमारे साथ में मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ में देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हमारे साथ में मौजूद है। एक संगीन मामला यहाँ देखने को मिला। सबसे पहले वकील साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, क्या मामला, आज हम यहाँ क्यों मौजूद है? ये साहब कल रात की बात है, 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच की बात है जी। मैं अपने घर पे था मिशन कंपाउंड में, तभी अचानक जो है गाड़ी की आवाज़ आई जी। तो बाहर निकल कर देखता हूँ तो वो पुलिस की गाड़ी थी जी। जिसमें से जो है अपने एएसआई साहब थे राम कुमार जी और उनके साथ में 2-3 कांस्टेबल और थे और वो उतरे और राम कुमार जी ने मरकुश को आवाज़ लगाई बाहर से जी। तो मरकुश ने कहा कि साहब मैं खाना खा के आता हूँ जी। तो कहा कि नहीं तू चल अभी के अभी आईपीएस साहब ने कहा है जी। थोड़ी देर के अंदर जो है मैं कहा कि भाई मैं भी वहाँ पूछा तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या हुआ राम कुमार जी, क्या बात हो गई जी कि आईपीएस साहब ने इनको बुलाया है। तो मैंने कहा साहब कोई बात तो होगी, ये तो खाना खा रहा है कि नहीं इसने यहाँ शांति भंग की है जी। तो मैंने कहा शांति भंग की है तो हमारे आसपास में तो ऐसा कुछ किसी को नहीं हुआ है जी, ये सारी फैमिलीज है। अच्छा आसपास के अंदर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने कहा भैया लोग खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछो कि इसने किसके साथ बदतमीजी करी और इसका झगड़ा किससे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये बात हम नहीं बताएंगे और चलो ठीक है, ज़्यादा है तो आप आईपीएस साहब से बात करो। आईपीएस साहब से मैंने फ़ोन पे बात करी, उन्हीं का फ़ोन था जी। तो आईपीएस साहब ने कहा भाई मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इसको उठा के लाना है जी। उस बात को झेपते हुए राम कुमार जी ने ये कहा कि ठीक है साहब मैं काटता हूँ। उन्होंने सीआई साहब को फ़ोन लगाया और ये कहा कि साहब ये तो मेरे पे मरकुश जो है वो झगड़ा वगड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो इसको उठा लूँ कि साहब मैं जी। उसके बाद में राम कुमार जी ने जो है सीआई साहब को जब जानकारी गलत दी गई जी। तो सीआई साहब नेचुरल सी बात है वो ये कहेंगे कि मौके की शांति बिगड़ रही है। सीआई साहब ने लेकर उनको कह दिया कि लिया हो आप। उसके बाद मरकुश को ले गए, मैं और वो जो जितने भी आसपास के लोग थे पूरी कोशिश करते रहे कि ये गलत हो रहा है साहब, ये आदमी को जो आप ले जा रहे हो निर्दोष है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सीसीटीवी आसपास के कैमरे लगे हुए हैं अगर यहाँ कुछ गलत होता तो किसी न किसी कैमरे में कैप्चर होता जी। तो उन्होंने कहा नहीं इसको कह दो कि ये क्या बंगले पे कब्जा कर लेगा क्या, ये राम कुमार जी के शब्द थे जी। तब मैंने कहा कि साहब बंगले पे कब्जा कर लेगा या हो जाएगा ये एक कोर्ट का विषय है। कोई अगर मान लो दावा चल रहा है या ऐसी कोई चीज़ है, इनका कहीं फॉल्ट आता तो आप बताएं। पर राम कुमार जी नहीं माने और उन्होंने ले लिए। रात को थाने आ गए, थाने पे आकर हम लोगों ने कोशिश की राम कुमार जी से बात करने की। तो राम कुमार जी ने जो है थाने के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उसके अंदर देखते हुए ये कहा मेरे ही सामने इनको सेल्विना को कि भाई तू एक काम कर, तेरे आदमी को छुड़ाना चाहती है तो वो कब्जा दे दे जी, अभी मैं छोड़ दूंगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने किस बिहाफ पे बोला कि कब्जा कर रखा है? क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल? उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो इस बात को तायद करता हो कि इनका वहाँ पे जो है पोजीशन इलीगल है जी। जबकि मैंने जब इनसे पूछा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट उनको दिया क्या, तो इन्होंने ये कहा कि साहब हमने सारे दस्तावेज असल और फोटोकॉपी दोनों राम कुमार जी ने मांगे थे, दोनों दे दिए। तो मैंने कहा आपने असल क्यों दिए? तो राम कुमार जी के द्वारा इनसे कहा गया कि साहब को असल भी दिखाने पड़ेंगे और फोटोकॉपी भी दिखाने पड़ेंगे जी। इस पूरे मामले के अंदर राम कुमार जी ने एक भी नहीं सुनी और उसके बाद रात को ये कहा कि भाई 10-11 बज गई थी। उन्होंने कहा साहब 151 बना दिए, अब आप जो है कोर्ट से फ्री करना जी। पूरी कोशिश की हमने। आईजी साहब से भी रात को फ़ोन लगा के एक मिलने वाले जा रहे थे वहाँ से जो पत्रकारिता का काम करते हैं जी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग भीड़ में कैसे खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या बात हुई? तो आईजी साहब को उन्होंने कॉल लगाया जी। आईजी साहब ने उनसे बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ अभी क्या हुआ है। आईजी साहब ने उनको वापस कॉल करके भी बताया कि भाई 151 बना दी अब तो आप लोग वापस जो है एक बार मिल लेना। हमें ये जानकारी मिली कि 151 दर्ज होने के बाद भी इनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई। ये आज दिन की बात थी जब इनकी वाइफ वहाँ थाने में गई और देखा तो ना तो इनसे मिलने दे रहे थे। अब 151 का ऑफेंस ऐसा तो नहीं है कि उस पर टाटा लग जाएगी जी, है ना। इन्होंने
इनकी वाइफ के सामने कि भैया तेरे को मिलने नहीं देंगे। जी सीआरपीसी 151 का ये प्रोविज़न है ही नहीं। जी है ना। आपने जो है इनकी वाइफ के साथ इस तरह की बात कही। दूसरी चीज़ ये कि जब इनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से बात करना चाहा तो इनके हस्बैंड को जो है पैरों के अंदर प्रॉब्लम आई और वो लड़खड़ा करे गए। जी तब इनकी वाइफ आई, क्योंकि मैं अपने कोर्ट के अंदर इनके बेल पेपर तैयार कर रहा था। जी तब इनकी वाइफ ने ये कहा कि भैया उन्हें मारा गया। जी और इनसे जब अभी पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं मेरे पख्तलियों पे और मेरे कूलों पे और मेरे जो है इन पे जो काफ है, जी पिंडलियाँ, इन पे मारा गया है, जो जायरा चोट नहीं दिखे। जी अब ये स्थिति 151 के अंदर क्या प्रूफ करना चाह रहे थे ये समझ में नहीं आया। जी आपके द्वारा एक चीज़ और बताई गई अभी कि साहब सीआई साहब ये कह रहे हैं कि क्या तो मीडिया में बयान देगा जी। तो हम तेरा कब्जा वहाँ रहने देंगे क्या। जी अब ये बात, अगर आप एक अधिकारी हो, आप अगर किसी भी पक्ष को बोलते हो तो दोनों पक्षों का जो भी है जी वो आपको एक बार देखना होगा। आप अधिकारी का वर्ग के हो तो आपको कम से कम इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। जी अब 151 के अंदर यदि आपने बिना किसी कारण के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के आपने इनको इस तरह से मारा है जैसे आप इनका रिमांड ले रहे जी। हैं और बाद में ये बात और बोलते हैं कि तू क्या मीडिया के जरिए ये काम करा लेगा। जी तो साहब ऐसा है कि मीडिया के जरिए सिर्फ इस बात की है कि यदि एक आम आदमी के साथ में जी। आज जैसे ये हुआ, मैं इस मामले में इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ है। जी कल ये हो सकता है किसी और के साथ भी हो, और ये भी हो सकता है कि इस बाइट के चलने के बाद 2 दिन बाद इसको और इसकी औरत को जी यही थाने वाले फिर उठा लें, जी क्योंकि पूरी पूरी तैयारी है इनका पोजीशन वहाँ से हटाने के लिए। जी तो एक प्रॉपर्टी के लिए आप किसी व्यक्ति को इस तरह से हरेसमेंट करोगे, आदमी जो लेबर क्लास है आप उसको सिर्फ इसलिए हटा रहे हो कि एक जो है बाहुबली, एक माफिया टाइप का लोग जी। उस जगह पे आकर अपना कब्जा कर सके और जी। कुछ लाखों रुपए चंद दलाल जो समाज के ही दलाल हैं, जी। जिसके अंदर एक वीरेंद्र भीमसेन करके है, वो एक हमारे ये कोई वकील साहब हैं, जी। चार्ली साहब आपने बताया, सुनील चार्ली हैं, इसके साथ में 2-4 और लोग हैं। इन लोगों की ये पॉलिसी होगी कि एक ऐसे असहाय लोग जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं जी। है, आप जो है उनको प्रताड़ित करो, उनके पोजीशन छीन लो और बाद में उस प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच दो। जी ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी है। ट्रस्ट के द्वारा जब ये बात मैंने ट्रस्ट से पूछी तो ट्रस्ट के द्वारा ये कहा गया कि हमने कभी भी वीरेंद्र भीमसेन जी एवं सुनील चार्ली एवं अन्य किसी व्यक्ति को हमने ये प्रॉपर्टी नहीं दी है, जी। क्योंकि ट्रस्ट के फेवर में 98 के अंदर कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है जी और 99 के अंदर जो मध्ययुन था इसके अंदर एक एल्बर्ट प्रसाद नाम का था पादरी, केवल वो सिंगल दावे के अंदर वो था, वो व्यक्ति 99 में ख़त्म हो गया। जी उसके वारिसान जो है कोर्ट के अंदर जब इजराय पेश की गई उस जी। डिग्री की पालना में, तो उसके वारिसान ये कहें कि सब हमको रिकॉर्ड पे ले लो। जी सन 2013-14 तक वो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। जब वो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं तो उन वारिसान का कब्जा कैसा। जी अब ये पुलिस को भी जानकारी दे दी कि साहब ये इस तरह की बात है, मगर पुलिस इस फैक्ट को मान ही नहीं रही है और पुलिस ये कहती है कि ये गलत है। तो अब एक मजदूर वर्ग का आदमी क्या करेगा। जी। इनके पास में जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने भी देखे हैं। इन्होंने अपने असल दस्तावेज जैसा इन्होंने बताया राम कुमार जी को डिप्टी साहब के पास पेश हुए और राम कुमार जी को उस समय दे दिए जी। थे। उससे पहले भी इन्होंने अपनी इंक्वायरी की और एक ये वाली चीज़ मैंने कल उनसे पूछी कि साहब इनके खिलाफ कंप्लेंट कब आई, तो राम कुमार जी कहते हैं कि इनकी कंप्लेंट आज आई है कि उनके मकान के अंदर ये कूद गए और कब्जा कर लिया, जी। जबकि इनकी तरफ से 6 महीने पहले पुलिस में कार्रवाई की गई है जी और इन लोगों के विरुद्ध जो है शिकायत दी गई। उसके बाद इनकी जो वाइफ हैं उन्होंने न्यायालय में परिवाद पेश किया। 354 में इनके जो है 164 के बयान हुए। जी। 164 के बयानों में इन्होंने 354 की बिल्कुल कंप्लाइंस की कि साहब इस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया है, जी मगर उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। उल्टा उसके अंदर उन लोगों को बचाते हुए एफआईआर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये स्थिति है कि अगर भूमाफिया इस तरह से काम करेंगे तो यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि 2 दिन बाद ही 151 में मुझे डाल दें, जी ये तो ठीक है, वकील समुदाय साथ है, वरना 151 का तो कोई भी डोज बना कर दे सकते हैं। जी तो एक आम आदमी को अगर इस तरह से अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कानून की नज़र में गलत है। जी। और यदि ऐसी स्थिति है तो मैं चाहूँगा कि जुडिशरी जांच हो ताकि ये मालूम पड़ सके कि सच्चाई क्या है। जी आप लोग जिस व्यक्ति को 151 में डाल रहे हैं उस व्यक्ति पर कम से कम ये तो तय कर लो कि इसने अपराध क्या किया है। जी तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो फैमिली है ये इनोसेंट फैमिली है और इन पे जो है भूमाफिया लोगों का पूरी तरह से प्रभाव है। पुलिस को भी उन्होंने जो है बरगला के गुमराह कर रखा है और राम कुमार जी ऐसा ही हैं जो कि पूरी तरह से गुमराह के अंदर उनका साथ दे रहे हैं। जी तो मेरा आपसे निवेदन है
कि मीडिया के मार्फत इन लोगों को कम से कम जो है एक न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक संगीन आरोप पुलिस प्रशासन पे लगाया जा रहा है और इनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में आके एक गरीब परिवार को हैरेसमेंट कर रहा है। समाज सेविका मिस लिलियन ग्रेस हमारे साथ में मौजूद है। मैम, क्या मामला है, थोड़ा जानकारी देंगे? ये मैं आज अजमेर में थी और ये मामला हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जो क्रिश्चियंस की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाखों की प्रॉपर्टी है, वहाँ अभी गरीब लोग बसे हुए हैं कई जगह। तो ये सोचते हैं कि बस इनको हटा करके और हम अपना कब्जा जमा लें और बेच करके और अमीर हो जाएं और ये और गरीब हो जाएं। तो मैं आज अजमेर में थी। आज मेरे भाई को 40 दिन हुए हैं। आज उसका 40वां था, प्रेयर थी। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि ऐसे एक गरीब भैया हैं, उनको ऐसे मारा और ऐसे हाथ पैर उनके काम नहीं दे रहे, तो मैं ब्यावर जा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा बेटा पहले वहाँ जा। और मेरा 7 बहनों पे एक ही भाई था, छोटा सबसे। आज उसको 40 दिन हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ हूँ। तो मैं तो आपकी मीडिया के ज़रिए हमारे जो क्रिश्चियन है, जो पावर रखते हैं इतनी, अगर उनको अपने भाई बहनों पर थोड़ी सी भी दया है तो वो भी उठ के आगे आएँ और इन्हें बचाएं, क्योंकि ये इतने वो नहीं है सक्षम कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। हम जैसे लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, ये गरीबों को ऐसे ही सताया जाएगा। तो जितने भी क्रिश्चियंस जो बोलते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, क्रिश्चियंस बोलता नहीं है, अपने घर में रहे, अपना खाए, अपना पिए, अपने बीवी बच्चे देखे और मस्त रहे। ये नहीं देखता कि कल हमें ये पत्थर मिट्टी के मकान है, इनमें नहीं रहना है। हमारी बाइबल कहती है अब्दी मकान में यीशु पापा बोल के गए, अब्दी मकान तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। तो ये पत्थर भाटे के मकानों के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है क्रिश्चियंस से कि जहाँ भी कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप लोग खड़े हो, ताकि आप अपने भाई बहनों को बचा सको या करोड़ों की ज़मीन को बचा सको। आजकल हम क्रिश्चियंस के पास कुछ भी नहीं है, शर्म आती है। हमारे गरीब ठेला चला रहे हैं, बिना कमा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फटे हाल रह रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, फीसें नहीं दे पा रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूई नहीं रख रही है। दुआ सब करते हैं मगर कोई उस पर चलता नहीं है। तो मेरी आपके ज़रिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और कोई नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं आता, तो भी हमने सोच लिया इसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। हम इसको न्यायालय में जहाँ भी हमें गुहार लगानी है हम लगाएंगे, और हम लोग इनके साथ हैं। और आज भी मैं सारा काम मेरा छोड़ करके, अपने भाई का इतना बड़ा काम छोड़ करके यहाँ ब्यावर आई हूँ, अभी और बस से आई हूँ और वापस जाऊँगी। जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि ये एक कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। खैर, आगे की पड़ताल के लिए पीड़ित पक्ष हमारे साथ में मौजूद है। क्या मामला है, क्या वारदात हुई आपके साथ में, और पुलिस प्रशासन ने आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया? सब हमारा क्या है कि एक बंगले का मैटर है जी। उस बंगले के अंदर मेरे को कल नाइट के अंदर उठा लिया गया था जी। मेरे को वहाँ से उठा के यहाँ लाके उन्होंने मारपीट की। उसके बाद में ये बोला कि तुम्हारे पास में ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स है इस बंगले के अंदर जो आप इसके अंदर रहते हो, क्या अधिकार जमा रखा आपने? मैंने कहा जी ये ट्रस्ट का मैटर है, ये मिशन का बंगला, और ये हम इसके अंदर शुरू से रहते हुए हैं, हमारे पास में कुछ पुरानी रसीदें भी हैं, तो हम लोग इसमें रहते हैं। तो बोले कि नहीं, कि ये तो क्या है कि किसी दूसरे का है, जैसे कि एल्बर्ट प्रसाद का जैसे नाम सुना जाता है पादरी साहब की, ये उनका है। तो उनकी तो क्या कहते डेथ हो गई थी, तो उनके तो क्या जैसे पुराने कोई केस वेस था जो उसके हिसाब से वो कागज उनके पक्ष के अंदर हुआ था, वो पावर वे का अटर्नी थी, तो वो तो मर चुके थे। उनके बाद में तो कुछ खत्म हो गए, समाप्त हो गए थे। उसके बाद में एक आर.के. डेविड साहब जो थे उनको चुना गया था, वो लोग वो रहे। उसके बाद में वो भी थोड़े दिन तक करके चले गए। ये जे.बी. भीमसेन के जो बच्चे हैं, जैसे वीरेंद्र भीमसेन है, और ये राजेंद्र प्रसाद है, ये है विक्की प्रसाद है, सुनील चार्ली है, ये वकील है। यहाँ पर ये अपने आप को कहता कि मैं डायसिस का वकील हूँ, मैं वकील हूँ। जैसे कि अभी हम नए के अंदर सुना था कि भाई नए केसों के अंदर इसको इन्वॉल्व किया है लड़ने के लिए केस। ये तो हर जाके जहाँ जाता वहीं पर ये कहता कि मैं हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा। जैसे कि अभी हमारे संजय सेन साहब ने जो बात बताई, इनके पास क्या राइट्स है, ये क्यों कहते हैं ऐसा कि मैं हूँ तो ये होगा? क्या राइट्स है इनके पास में ऐसा करने का? हम क्या जाने जी, ये तो ये बताते हैं। ये जैसे कि अभी कल परसों के अभी 2-3 दिन पहले पेपर के अंदर एक ग्रुप के अंदर एक वो आया था लेख, जिसके अंदर ये सब जने ही थे, और ये लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या भू माफिया और ये फर्जी दस्तावेजों से ये जमीन को नहीं खुर्द-बुर्द करी जाए। ये के यही कहने वाले हैं और ये के यही बेचने वाले हैं, और कोई नहीं है। जैसे अभी संजय सेन वकील साहब हैं, ये एक ऐसा है सहयोगी हैं जो कि हमारी तरफ बोलते हैं। ये नीलनियन दीदी अभी आपने देखा इनको यहाँ ठेठ अजमेर से, तो इन लोगों के जैसे हमारे को सपोर्ट मिला, आज तो हम लोगों को जीत होगी। नहीं तो आज नाइट के अंदर मेरे को तो वापस आज नाइट में
में रहना ही पड़ता है ना। मेरे को तो निकलने का काम ही नहीं था, उन्होंने तो ऐसा बना दिया था मुकदमा दर्ज के भाई यहाँ डकैती का केस लगा दिया उन्होंने तो मुझ पे। ये तो ठीक था कि ये बहन और ये भाई था यहाँ पे संजय सेन जी, जो इन लोगों के घर के सामने मैं रहता हूँ, बंगला उनके सामने ही है, तो ये सपोर्ट करते रहते हैं तो हम निकल जाते हैं। एंथोनी नगर का जैसे मैटर अभी चल रहा है, तो संजय सेन बुरा हो गया वकील साहब को कि भाई आप देखो। अब वकील साहब अगर बोलने लग जाता है तो वकील साहब को कहते हैं कि साहब ये ट्रस्ट का वो है चट्टा बट्टा करने के लिए, ये अपनी पैसे कमाना चाहता है तो ये दबाता आएगा। जैसे हमारे कंपाउंड के अंदर कोई ने तारबंदी कर दी है, किसी ने ये कर दी, तो वो ये सोचते हैं कि ये वकील करा रहा है, जो कुछ करा रहा है संजय सेन करा रहा है, संजय सेन नोटिस भेज रहा है, संजय सेन ये कर रहा है। तो संजय भैया ये देखते भैया मैं आपकी परेशानियाँ मैं भी क्यों मूलूँ, मतलब हक की लड़ाई लड़ने वालों को खुद को टारगेट बनाया जा रहा है। उनको हक की लड़ाई जो लड़ता है ना उसको टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे कलिशा का ये नियम है। प्रशासन इस विषय पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आपको क्या लगता है क्या कारण है? जो प्रशासन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि प्रशासन उनकी तरह भी बोलेगा। हाँ, उनको जैसा उनको उनका पैसा मिलता होगा या उनको कोई सपोर्ट होएगा, इसलिए प्रशासन उनकी तरफ बोलेगा। जैसे सीआई साहब ने मुझे बोला कि तुम मीडिया को बुला के क्या कर लेगा। अब मेरे तो डरता हूँ साहब, मैं तो गरीब आदमी ठहरा, मेरे को तो कॉलर पकड़ के जब भी उठा लिया तो मेरी तो 12 बजे। सीआई साहब को शायद पता नहीं कि मीडिया आम आदमी के हक के अधिकार के लिए किसी ऊंचे अधिकारियों से बात करने की पावर रखता है। आप रखते हो, फिर आपके बाद में अगर रात को उठा के लेगी और मेरा पावर निकाल दिया उसने, तो मीडिया जब तक लागी तो मैं तो डर के मारे बोलूंगा ही नहीं ना। इसलिए आपको मतलब इस तरीके से परेशान कर रखा प्रशासन ने? परेशान हूँ, प्रशासन परेशान करता जब भी तो हम आगे नहीं आते, और कई जने जो नहीं आते। जैसे एंथोनी नगर का अभी चल रहा है जिसके अंदर उनको भी तो वहाँ से चाय वाले की जो ठेले लगते हैं उन लोगों को वहाँ हटाने की विधि चल रही है। वो जो वो कब्जा दूसरों को हाथों में सौंपने के लिए चल रही है, वहाँ पर भी तो बहुत जन है ना। वहाँ पे क्रिश्चियन क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मैं ही क्यों एक आगे आया इतना बोलने के लिए, और तो कोई नहीं बोलता। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से अगर हमारी कोई आवाज़ जाती हो तो आप हमारा थोड़ा सहयोग करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है हम प्रशासन के ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और जो आज का जो मामला है इस मामले पे आगे चल के क्या कार्रवाई होती है, खैर आगे की कड़ी के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा विस्तार पूर्वक हम करेंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।